अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल बानी तहरीक इंसाफ के साथ जो मुलाकातों का शेड्यूल है उसका मामला सेटल होता है। मंगल और जुमेरात को मुलाकात की परमिशन मिलती है और ये कहा जाता है कि सलमान राजा साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं वो जो नाम देंगे सिर्फ उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद प्रेस टॉक नहीं की जाएगी, क्योंकि प्रेस टॉक को लेकर पहले भी पार्टी में एक डिवीज़न मौजूद थी। कुछ लोगों के ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सारी बातों को फिलफौर पब्लिक कर दिया जाए और उससे जो स्टेटमेंट्स आती थी अक्सर पार्टी के लिए भी मसाइल का शिकार हो जाया करती थी। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट किया सलमान राजा साहब ने और इसके ऊपर अब एक व्यू पॉइंट ये भी है कि क्या तहरीक इंसाफ कन्फ्रंटेशन से दूर रहना चाहती है, इसीलिए जितनी स्पेस मिल रही है उसको यूटिलाइज़ कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ फैसल चौधरी साहब जो खान साहब के वकील हैं उनका बड़ा सख्त रिएक्शन भी आया। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत गलत हुआ कि इस शर्त को तस्लीम किया गया है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ के आइन के ख़िलाफ़ है और इसके ख़िलाफ़ वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड मुलाकातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन पार्टी का जो मौक़िफ़ था उसके अंदर अब भी एक डिवीज़न आपको दिखाई देती है इस सारी सूरत हाल में। ऑन द कॉन्ट्ररी राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये कहा गया कि अगर तहरीक इंसाफ को या उनके एक्स चेयरमैन को कोई रिलीफ़ चाहिए तो फिर उनको 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसका जवाब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से आया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस सारी सूरत हाल में क्या PTI के लिए कोई स्पेस क्रिएट हो सकता है? और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का PTI ने बॉयकॉट किया, रेट्रोस्पेक्ट में पार्टी इसको कैसे देखती है? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अली साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल हमने देखा कि 2 रोज़ मुलाकात करने की एक परमिशन सामने आती है, मंगल और जुमेरात को, और इसके साथ साथ शराइत भी ये हैं कि एक तो प्रेस टॉक नहीं की जाएगी जो भी मिलकर आएगा, और इसके अलावा जो सलमान राजा साहब की तरफ से नाम दिया जाएगा सिर्फ उसी की मुलाकात करवाई जाएगी। तो पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? ये अनडिस्प्यूटेड है कि इसको मान लिया गया है इस शर्त को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब और आपके तमाम नाज़रीन को। जो है दुआ है कि जो आखिरी अशरा है इसमें वी डू समथिंग गुड टू मेक द अलमाइटी हैप्पी, और दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि हम सिर्फ इबादत पे फोकस करें। अल्लाह ज्यादा मामलात पे खुश होता है कि हम अपने से कमजोर तबकात का ख्याल रखें। बिल्कुल मुज़म्मिल साहब, आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट जो कल हुआ है। राजा साहब इस पे मुतमईन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं और प्रैक्टिसिंग खान साहब के वकला में से हैं जो वहाँ केसेस करते हैं खान के। फील सेटिस्फाइड, इट इज गुड फॉर मी। ठीक है, अच्छी डेवलपमेंट है। यानी कि काफी अरसे से मुलाकात का जो मामला था वो तातुल का शिकार था। कुछ चीजों पे मेरी एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ लॉयर रिजर्वेशन है कि जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने कोई सुना है कि कदगन लगाई है कि बाहर प्रेस टॉक वगैरह ना हो, दैट वुड बी अगेंस्ट द बेसिक लिबर्टीज। लेकिन ठीक है, एक स्टार्ट, दोबारा स्टार्ट लेने के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें एक चीज खुश आइंद है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये मोहतरमा अलीमा आपा पे नहीं है, जो उनके खान साहब की सिस्टर हैं, और जाहिर है उनके कुछ जो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज पे अगर वो बात करती हैं तो उस पर मेरे ख्याल में कोई कदगन नहीं होगी। बाकी पार्टी लीडरशिप बाहर आके प्रेस टॉक कर सकती है, KP हाउस में कर सकती है, कहीं और कर सकती है, या टॉक शोज में जा सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट। इस पर इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ क्या है? अगर उनसे, ज़ाहिरी बात है उनके नोटिस में तो होगा ना, ये उनका अपना रिस्पॉन्स क्या था इस पर? इसका नहीं मुझे इल्म, लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब की इजाजत से ही सलमान साहब ने किया होगा। खान साहब की इजाजत के बगैर तो वो नहीं कर सकते। खान साहब इस पे खुश नहीं होंगे, खान साहब इस पे खुश नहीं होंगे। मैं चूंकि मिला नहीं हूं, मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर है खान साहब वहां प्रेस टॉक तो उसको नहीं कर सकते, लेकिन वो मीडिया इंटरेक्शन वो करते थे। जब मुझे अलाउड था, जब मैं जा सकता होता था, तो मैं देखता था कि वो बड़ा खुल के बात करते थे और उनका मौक़िफ़ मीडिया भी लेके आता था और हम लोग भी बाहर जाके फिर उस पर बात करते थे। आपने इसको खुशाइन कहा, लेकिन फैसल चौधरी साहब ने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। कोट अन कोट उन्होंने कहा कि सलमान राजा साहब की यकीन दहानी वाहियात है, इसको मैं चैलेंज करूँगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के ख़िलाफ़ है, और कोई भी शख्स बानी तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक उनके लॉयर या पॉलिटिकल पार्टी के लोग या ख़ानदान के लोगों को प्रेस टॉक करने से नहीं रोक सकता। तो उनका रिस्पांस तो बिल्कुल ऑन दी अदर साइड दिखाई दे रहा है। मैंने आपको अर्ज किया ना कि मैंने खुद भी आपको बताया कि मुझे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ लगता है, लेकिन एक स्टार्ट के लिए कि दोबारा राब्ते बहाल हुए हैं तो सेक्रेटरी जनरल साहब अगर इस पे मुतमईन है तो आई वुड रादर गो
विद माय सेक्रेटरी जनरल एंड चेयरमैन गौहर साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब, इंतजार पंजोता साहब, तीनों जिम्मेदार लोग हैं, उनको अलाउड है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि बिल्कुल ही ब्लैकआउट था, बिल्कुल ही कोई बात नहीं हो पा रही थी। तो अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक रास्ता चल पड़ा है, इंशाल्लाह आहिस्ता मेरे ख्याल में बेहतर होगा। मैं इससे एक स्टेप आगे की बात करूंगा कि इन चीजों पे ज्यादा खुश होना कि मुलाकात का हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा या कोई मुझे अंदर ले जाए, ये सारी चीजें अपनी जगह। असल काम तो इमरान खान साहब को बाहर लाना है। खान साहब को हमने ताक़यामत अंदर नहीं बैठाना कि मुलाकात के तरीके हम सेट करते रहे। हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि खान साहब बाहर हैं। और ये मैं एक और भी कल भी आप ही के कुलीग के प्रोग्राम में मैंने ये बात की, अहमद मीर साहब के, और आपका भी बड़ा फोरम है और आप चीजों को इंटेलेक्चुअली देखते हैं, आप थ्रेडवेयर देखते हैं, किसी खास जमात की लाइन नहीं लेते, जो आपको सही लगता है, चाहे वो आपको हमें पसंद ना भी हो, आप वो बात करते हैं। मेरे ख्याल में मुल्क के लिए, और इस पर आप डिबेट करेंगे, मुल्क के लिए बेहतर ये है कि अब ये एक दूसरे को साइड लाइन करना, पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज ना करना, बड़ी जमात तो छोड़े, सबसे बड़ी जमात और सबसे बड़ा लीडर जो कि खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ है। मैं तो ये कहता हूँ जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज में हो रहा है, जो पाड़ा चिनार साइड पे इन जगहों पे हो रहा है, आप सबको एंगेज कीजिए। देखें, जो पाकिस्तान को मानता है, चाहे जितनी भी रिजर्वेशन है, जो आईने पाकिस्तान को मानता है, इस फोर कॉर्नर के अंदर रहते हुए जो बात कर रहे हैं, आप उसको बुलाइए, आप उसको बैठाइए। ये हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को साइड लाइन कर रहे हैं, पकड़ दकड़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। खान साहब को बाहर लेके आए, इसमें इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान को फायदा है। और इसके अलावा अली साहब, जो आपने कहा ना कि आगे बढ़ना चाहिए या बात होनी चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस से, उस पर अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है 9 मई पे खान साहब माफ़ी मांग लें, एक्नॉलेज कर लें उसको, तो फिर उनकी राह हमवार हो सकती है जेल से बाहर आने के लिए। तो इतनी वॉर ऑफ ईगोज़ क्यों है? अगर आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, आपने बजाते खुद ये प्रपोज़ किया, मैंने भी इसको एडमायर किया कि एक अच्छा मशवरा है, लेकिन इसमें फिर कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट्स आपको भी तो करनी है ना, या सारी आपकी अपोजिशन को ही करनी है? ताली दो हाथ से बचती है। पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो चुका है। कौम का मैं समझता हूं कि जो दहशतगर्दी है, जो माशी बैंकरप्सी है, उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, जो स्पेस कम हो गई है, किसी दूसरे की बात ना सुनना, जो इंतहा पसंद रवैये हैं, ये सब चीजें अपनी जगह बहुत बड़ा नुकसान है। रेलवे को देख लें, पे को देख लें, इदारों को देख लें, करप्शन, मेरिट, सारा कुछ आप देख लें। जो इस वक्त एग्रीकल्चर की हालत है, जो पानी की जो सिचुएशन है, सिंध में जो इशूज हैं, सबसे बड़ा जो मेरे से अगर आप पूछे ना, बतौर पाकिस्तानी, बतौर वो पर्सन जो कि हमेशा मैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल को बड़ा मानता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम वकालत में जो मेरे उस्ताद थे अब्दुल्ला साहब अब इस दुनिया में नहीं है, अब्दुल्ला जान सानी साहब अब दुनिया में नहीं है, वो भी ये बात करते थे अली साहब की, अली रजी अल्लाह अन्हु की। अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर आपको गौहर नायाब चाहिए, कहते हैं कि आपको हीरे जवाहरात आपको चाहिए, आपको कीमती लालो जवाहर चाहिए, तो इसके लिए आपको समुद्र में जाना होगा, आपको डीप डाइव लगानी होगी, आपकी एस्पिरेशंस, यानी कि एस्पिरेशंस आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो इस वक्त जो मुझे सबसे ज्यादा मेरी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि मैं जिंदगी की उस स्टेज पे हूं कि मैं अपने आप को उस तरह से अब नौजवान तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक लाइफ आपने चूज करनी होती है। मेरे बाद की जो नस्ल अब जवान हो रही है, मुझे उनमें होप की कमी नजर आ रही है। जो हम लोगों के करतूत है ना, हम लोगों ने जो किया है इस मुल्क के साथ, मेरी जनरेशन ने, अब मैं भी उसमें शामिल हूँ, ज़ाहिर 10 साल से मैं भी पार्लियामेंट में हूँ, या हमसे जो पिछली जनरेशन है, जिसमें मियाँ साहब वगैरह आते हैं, जरदारी साहब, खान साहब, सारे, अब वो हम दूसरी जनरेशन है उनके बाद की। तो हम सब ने जो कर दिया है, इसको पाकिस्तान का नौजवान, मुजम्मिल साहब आपसे जो 5-6 साल या 10 साल का उम्र है, वो लड़का लड़की जो 20-30 के बीच में है, उसको होप नजर नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो मुल्क से बाहर जाने में आफियत समझ रहा है। उसको यानी कि एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है ना रात को, और उसको ये पता है मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, उसको आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूंगा, मेरे लिए जॉब की क्या पोजीशन है, मेरिट की। तो पाकिस्तान, आखिरी बात, पाकिस्तान विच वाज सपोज्ड टू हैव बीन अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि वहां एक शख्स को एक विस्टास ऑफ न्यू एवेन्यूज उसके लिए ओपन होते, वो नजर नहीं आ रहा। ये हम सब ने मिलकर किया है। अली साहब, ये बिल्कुल इसमें रोल है। अली साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये यंग जनरेशन, ये मिलेनियल्स के बाद वाली जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, वो जब देखते हैं कि मुल्क के बड़े सियासी लीडरान आपस में लड़ने में मसरूफ़ हैं, एक जगह बैठने को तैयार नहीं हैं, तो मसला फिर वही एक्नॉलेजमेंट्स का आ जाता है ना, टॉलरेंस का आता है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया कि वो गिलानी साहब के अगेंस्ट कोर्ट चले गए, बाद में एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा मैंने गलती की, ज़्यादती हुई पीपल्स पार्टी के साथ,
कोई गलती तहरीक इंसाफ ने भी की होगी ना। ये सब एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर जिस होप की आप बात कर रहे हैं वो देगा कौन अगली जनरेशन को? मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था और पार्लियामेंट को चलाना मेरी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी थी। हालांकि वज़ीर आज़म शिकायत साली भी मेरे पास था, उस पर भी कोशिश की। मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपोजिशन को एंगेज करूं और चीजें जो है वो पार्लियामेंट से हल हों, पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो। जाहिर अपोजिशन में रहना है, उस टाइम पे तनकीद करनी है और वो सख्त तनकीद करते थे। खान साहब को उन्हें बोलने तक नहीं दिया, उनके भी रवैये मुतशद्दिदाना थे, पुरतशद्दुद या इंतहा पसंदाना थे। एक शख्स इलेक्ट हो गया है, आपको पसंद नहीं है वज़ीर आज़म, आपने उसको पहली स्पीच ही नहीं करने दी। तो मुझे याद है खान साहब ने मुझे ये कहा था जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मेरे जिम्मे दी, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बड़ा फॉलो करते हैं, खासकर हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह की चीजों को, बचपन भी उनका उधर गुजरा, जवानी खान साहब की, तो उन्होंने मेरे जिम्मे डाला कि जिस तरह यूके पार्लियामेंट के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां आते हैं और एवरी वेडनेसडे मेरे ख्याल में वो अपने सवालात का खुद जवाब देते हैं। मेरी चूंकि मिनिस्ट्री ऐसी थी कि मेरे पास कैबिनेट डिवीजन, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड अपार्ट फ्रॉम अदर मिनिस्ट्री, सबके मैं रिस्पॉन्स करता था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी रिस्पॉन्स मैं करता था। हमने वो लॉ सारा तैयार कर दिया कि खान साहब यानी वजीर आजम पाकिस्तान आया करेंगे खुद। दिस वाज व्हाट ही वांटेड। वो इस तरह परसीव कर रहे थे पार्लियामेंट को कि इमरान खान खुद आया करेंगे वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी दिन के लिए हम शूट करते। मैंने वो सारा तैयार कर दिया, लॉ भी हमने रेडी कर दिया। लेकिन जो अपोजिशन का रवैया था उसने हमें आगे बढ़ने ही खान साहब को, जब खान साहब ने देखा कि यार ये तो गालम गलोच है, ये तो बात ही नहीं करने दे रहे, मैं इधर आके किस तरह, तो ये चीज मैंने बड़ी कोशिश की। मैं ये समझता हूं कि हमें एज अपोजिशन को जब हम हुकूमत में हमें ज्यादा एंगेज करके रखना चाहिए था। और आज की जो हुकूमत है उसने तो अपोजिशन को, हमें तो शजर ममनुआ बना दिया है। अब वो तो अब हमें गोलियां मारते हैं। और अभी थ्रेट भी करते हैं। कल मैंने सुना, मैं जब पार्लियामेंट किसी काम से गया तो सुना कि ख्वाजा आसिफ साहब की एक नई धमकी आई है कि इस बार आएंगे तो फिर वही करेंगे जो 26 नवंबर को किया। मैंने कहा चलो फिर सीने भी हाजिर है, फिर चलाएं गोलियां। ये एक रवैये, ये जो रवैये हैं क्या इनको ठीक नहीं होना चाहिए? नहीं, इस तरह से मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल एक्सट्रीम्स की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बलोचिस्तान का मसला और वेस्टर्न बॉर्डर पर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर अब कहा यह जाता है कि तहरीक इंसाफ JUI मुज़ाकरात चाहती है, मिलिट्री ऑपरेशन को अपोज करती है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि बलोचिस्तान में बातचीत की जाए। तो फिर बातचीत का रास्ता क्या इख्तियार हो जाएगा? क्या इसको कंसेंसस तसव्वुर किया जाए? और दूसरी चीज़ ये कि जो JUI का मौलाना साहब का प्लान है कि ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी, क्या वो फॉर्मली PTI को मुकम्मल तौर पर ज्वाइन कर लेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए? इस पर बात करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद अली दुरानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। सबसे पहले तो मुल्क में जो दहशत गर्दी के वाक़यात में हमने एक इजाफ़ा देखा है रिसेंट पास्ट में, जिसमें बलूचिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो, एक्सफाटा के इलाके हों, वहाँ पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हुई। कौमी सलामती कमेटी का जो अलामिया आता है, अब इसमें एक हार्ड स्टेट बनाने की बात भी आर्मी चीफ ने की, जिसको मुख्तलिफ इंटरप्रेट किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। लेकिन एक तो PTI का इसमें शामिल ना होना और दूसरा बलूचिस्तान के मसले के ऊपर या मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करना। आपको लगता है ये इंटरनल डिवाइड जब तक जारी रहेगी हम डील नहीं कर सकते टेररिज्म के इशू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है। इसमें एक पहलू जो सबसे अहम है वो है जिसका आर्मी चीफ ने खुद उस मीटिंग में जिक्र किया, और वो जो गवर्नेंस के गैप्स हैं। आपने दुनिया भर में, मैं टेररिज्म का तालिब इल्म भी हूँ, हमने बहुत कम उम्र से इन तमाम चीज़ों को फेस भी किया है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी डिटरेंस जो होती है वो तो गवर्नेंस और सिविल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो टेररिज्म को के साथ कन्फ्रंट, मतलब अगर इसको आसान अल्फाज में कहें तो जो मुल्क चोरों को नहीं पकड़ सकता वो बाज़ औक़ात टेररिस्ट्स को पकड़ने में भी नाकाम रहता है। और मैं अगर आप के हिसाब से देखें
तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा टेंडेंसी है टेररिज्म की, लेकिन वहां की जो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के पैटर्न्स हैं वो वहां पे टेररिस्ट्स को सर उठाने के लिए नहीं देते। हमारे यहाँ जो पहला रीजन है टेररिज्म का वो ये है कि हमारी गवर्नेंस जो है उसमें इतने गैप्स हैं कि हम कच्चे और पक्के के डाकुओं को नहीं काबू कर सकते, हम अपनी में चोरी को नहीं रोक सकते, तो हम टेररिज्म को भी उसी तरह नहीं रोक सकते कि पैसे के जोर पे कुछ भी किया जा सकता है। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जिसकी तरफ आपने निशानदेही की वो ये है कि इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए ये चीज बड़ी बुनियादी है कि पूरे मुल्क के अंदर कौमी सतह के ऊपर एक यकजहती और एकता का इजहार हो, जो कि डेफिनेटली नहीं हो रहा। और अभी जो मीटिंग हुई, हमने मीटिंग में देखा, देखें उसमें पहली बात तो यह है कि किसी पार्टी का शरीक ना होना, और जिस तरीके से उसको मीटिंग को किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने शुरू ही तनकीद से बात। दुरानी साहब, बलोचिस्तान के मसला आपने जिक्र किया, अब इसके ऊपर JUI फे की ओपिनियन देख लें, तहरीक इंसाफ की ओपिनियन देख लें, तो वो यही कहते हैं कि बातचीत मुज़ाकरात हल है, असल में ऑपरेशन हल नहीं है। यही बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने कोट कर दी कि नवाज शरीफ साहब की राय भी यही है कि बलोचिस्तान में मुज़ाकरात होने चाहिए। अब कहा तो यही जाता है कि नवाज शरीफ साहब पार्टी को अब भी रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो अगर उनकी राय भी ये है, मौलाना साहब की भी ये है, PTI की भी ये है, तो फिर कदगन क्या है? कदगन तो हुकूमत है। देखे ना, मियाँ साहब को अगर कोई बात करनी है तो उन्हें किसी कुलीग को बताने के बजाय प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहिए। बहन ही जो मौलाना है, मौलाना ने अभी इतनी बड़ी फेवर की है हुकूमत की, 26वीं आईनी तरमीम के दरमियान एक हमांगी पैदा की है, उन्हें भी चाहिए कि वो हुकूमत से बात करें। मतलब ये है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो डेफिनेटली हुकूमत ने करने। इवन हुकूमत का तो ये हाल है कि KPK की गवर्नमेंट जो है, जो कि अफगानिस्तान के साथ भी इंसिस्ट कर रही है, और जो इजलास हुआ था उसके अंदर भी अब हुकूमत का ये कहना कि जी PTI मौजूद नहीं थी, उनका चीफ मिनिस्टर मौजूद था। मेरा ख्याल है सबसे बैलेंस्ड बात उसी ने की है। इस वक्त उनकी पूरी कैबिनेट, उनके जो इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं मोहम्मद अली सैफ साहब, उन्होंने पूरा इनिशिएटिव लिया कि जी अफगानिस्तान के साथ अगर मरकजी सतह पे बात नहीं होती तो वो सूबाई सतह पे भी वो इस चीज को अमन के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। खुद मैं भी एम्बेसडर से भी मिला अफगानिस्तान के, वो बहुत ज्यादा वेलकम करना चाहते हैं KPK गवर्नमेंट को भी, चूंकि उनके हमसाए हैं, वहां से एक ट्रेडिशनल रिलेशंस है उसके अंदर। लेकिन हर चीज के अंदर फॉरेन ऑफिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस वक्त कि बाहर से बात हो सके। और बैन ही अपने अंदर भी अगर बात करनी होती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं और वो कब कोई इनिशिएटिव लेंगे? उनकी ड्यूटी सिर्फ दौरे करना, तनख्वाह बढ़ाना और चीनी की कीमत बढ़ाना है, या इसके अलावा भी उन्होंने कोई काम करना है? तो लेकिन आपने दुरानी साहब अफगानिस्तान की जो बात की है, अब उसमें एक आम राय तो ये है कि TTP के खिलाफ कार्रवाई करने पर रजामंदी ज़ाहिर ही नहीं की जाती। हमने तोरखम बॉर्डर भी बंद करके देख लिया, हमने वहाँ एयर स्ट्राइक्स करके भी देख ली, तो इसके अलावा आप किस तरह इंगेज करें, उनसे क्या करें? देखिए, जहां तक सवाल है TTP का, TTP तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए भी एक दर्द सर है, उनके लिए भी इसे दर्द सर बनाना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन देखें, बात दो तरह की है। एक तो यह है कि अगर तो आपने उसको ताकत से किसी चीज को डील करना है तो फिर और मामला है। अगर आपने निगोशिएशंस को भी ऐड करना है तो फिर निगोशिएशन के लिए तो आपको उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा ना। मतलब वो चाह रहे हैं कि जी आप अगर अभी मोहम्मद सादिक साहब गए हैं अगर काबुल, तो उसके अच्छे असरात आएंगे मेरा ख्याल है। इसी तरह से अगर सूबाई हुकूमत को भी इस चीज में एंगेज किया जाए तो वो मजीद अच्छे नताइज लेके आएंगे। आप मुत्तफिक हैं इस बात से, क्योंकि आप अफगानिस्तान को बहुत क्लोजली देख भी चुके हैं कि गंडापुर साहब ने कहा कि मौलाना साहब की अब वो परसुएशन की वो ताकत नहीं है तालिबान को बिठाने की, ये मैं कर सकता हूँ काम अब।
देखिए, मैं उनकी इस बात को, मेरे पास ये रीजन नहीं है कि मैं कहूँ वो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन नहीं। मैं कहता हूँ अगर मौलाना कर सकते हैं उन्हें भी करना चाहिए। मोहम्मद सादिक साहब जो है उनका अपना एक एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान का, वो भी कर रहे हैं, उन्हें भी करना चाहिए। और इसी तरह से KPK की गवर्नमेंट भी एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। इसलिए इस वक्त जहां जहां पर भी, और सबसे बड़ा मैं आपको एक फैक्टर बताऊं कि हमारा फॉरेन ऑफिस को तो जाके किसी तरीके से जगाना चाहिए कि भाई आप पाकिस्तान का एक इदारा है और सबसे इफेक्टिव एक वक्त में इदारा रह चुके हैं, तो अगर आपका फॉरेन ऑफिस इस वक्त जिंदा ही नहीं है और एक दौरा अभी तक जो है फॉरेन मिनिस्टर का अफगानिस्तान का नहीं हुआ, अफगानिस्तान से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, इवन जो बलोचिस्तान में एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट की खबरें आ रही हैं, जो डिफरेंट चीजें गैर ममालिक की इंटरफेरेंस के रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं, उनके ऊपर भी हमें एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। हमें एक प्रोएक्टिव डायलॉग स्ट्रेटेजी की जरूरत है। हमें कौमी यकजहती की जरूरत है। दहशत, देखिए इतने बच्चों की मैं जब रात को देखता हूँ, फलां शहीद, मेजर शहीद, कैप्टन की बात, बच्चे हमारे बच्चे हैं ना। मैं तो, हमारे तो वाकई तो ऐसी दुख उठा भी चुका हुआ हूँ करीब के दोस्तों के। तो मुझे तो रात में, हमें तो नींद नहीं आती जब हम ये दुख देखते हैं तो। लेकिन अब है कि हुकूमत के हिसाब में ठंड है तो अब हम अफसोस तो होता है डेफिनेटली। ठीक है, इसकी यकीनन एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। मुल्क की सियासत की अगर बात करें, मौलाना साहब ने ये भी कहा कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म हो, सदर हो या वज़ीर दाखिला हो या पार्लियामान हो, अहल नहीं है, कोई ताकत नहीं है इनके पास। आपको लगता है कि अब फाइनली क्लियरली कैंप स्विच हो चुका है, मौलाना साहब अब तहरीक ही चलाएंगे? देखें जी, तहरीक तो मौलाना को भी चलानी चाहिए और सारों को चलानी चाहिए, और 26वीं तरमीम से। देखें 26वीं तरमीम का आउटकम आप देख लें कि इस वक्त अदालतें जो है वो मुअत्तल हो चुकी हैं। इस वक्त जो है आपका मुल्क का आइन जो है वो सस्पेंडेड नजर आ रहा है। इस वक्त पीका की शक्ल में आपकी जो आजादियां हैं उनको सलब किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि इस, और उससे पहले जो इलेक्शंस हुए उनमें जिस किस्म की धांधली हुई, उनकी जो है सुनवाई, जो अदालतें जिन्होंने करना था वो भी 26वीं तरमीम के तहत जो है वो सस्पेंड होकर रह गई। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक पूरी मुल्क की ऑपोजिशन को, मौलाना समेत सबको मिलके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके पे अदलिया की बहाली के लिए और उसके साथ ही साथ जो है आइन की रेस्टोरेशन के लिए, अब आइन की, अब सिंध वालों का इस वक्त बहुत इशू बना हुआ है पानी का, वो इसके ऊपर बहुत टेस्ट करें। भाई CCI की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते आप? मतलब ये है कि एक उज़्व मुअत्तल बना के रखती है आइन को, और उस आइन को, आइन के तहत कोई ना मतलब इसके इलेक्शन केसेस की सुनवाई ना ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, ना पता नहीं लगता कि किसी को नहीं पता कि मेरा केस कहाँ जाना है। ठीक है, लेकिन दुरानी साहब, फॉर द टाइम बीइंग मौलाना साहब साथ साथ PTI पर भी उस तरह ट्रस्ट तो नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं असल क़यादत उनकी जेल में है और बाकी क़यादत में यकसुई नहीं है, वो एक पॉइंट पर नहीं है। तो अगर वो हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं, इससे हम ये कैसे अस्यूम करें कि वो PTI के साथ जाने के लिए, एक कंटेनर पे आने के लिए तैयार हो गए हैं? देखें, PTI के साथ इस वक्त एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल अलायंस बन गया, और मैं तो सच्ची बात है कि प्रैक्टिकल अलायंसेस पे यकीन रखता हूँ। और ये जो गुफ्तन नशिस्तन, गुफ्तन बर्खास्तन और कंटेनर पॉलिटिक्स जो है वो तो एक खास माहौल की पॉलिटिक्स थी। उसका जो पहला जो इनिशिएटिव हमें नजर आया वो उमरकोट में नजर आया, जिसमें PTI और GDA ने मिलके अपना कैंडिडेट फील्ड कर दिए और वो हुकूमत के मुकाबले में हाथों में हाथ डाल के खड़े हो गए। मैं मुस्तकबिल में जो अपोजिशन देख रहा हूँ वो अपोजिशन होगी जो आइंदा हर मैदान में हुकूमत के मुकाबले में मुत्तहिद होके खड़ी होगी, और नए इलेक्शंस के लिए वो अपनी कैंपेन शुरू। इस वक्त मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, ना पार्लियामेंट मुकम्मल है, ना असेंबली मुकम्मल है, ना हुकूमत मुकम्मल है, इसलिए और आइन भी मुअत्तल है। ऐसी सूरत हाल में वो पार्टियां जो वाकई हुकूमत की इन कमजोरियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहती है, प्रोटेस्ट मैं उस प्रोटेस्ट पे यकीन नहीं रखता कि कानून हाथ में ले लो, जनाब धरना दे दो और सड़क पे बैठ जाओ और सिविलाइज तरीके से। हाँ,
हाँ, जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं, आप इलेक्शनिंग करें, आप अपने प्रोटेस्ट करें, आप अब देखा मीडिया पे पाबंदी लग गई, कोई सियासतदान नहीं बोल रहा, चुप करके बैठे हुए। भाई कोई दुआ खुदा की है, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, कोई नहीं बोल रहा, सब चुप करके बैठे हुए, एक खाने से उठ दूसरे खाने पे चले जाते हैं। ये कौन से प्रोटेस्ट का तरीका है? ठीक है, इस पे फाइनली एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूँगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर सिद्क़े दिल से आप माफ़ी मांग लें तो फिर आपकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। इस पर ज़रा कमेंट कर दें कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स अपोलोजाइज़ करेगा और सारा अदालती निज़ाम दरवाजे खोल देगा जेल के। देखिए, राना साहब तो क्योंकि हमारे तो पसंदीदा किरदार हैं, लेकिन राना साहब के मुंह से ये बात जेब नहीं देती, क्योंकि जितना उन्होंने जुल्म सहा हुआ है एक झूठे केस, उसके बाद उन्हें किसी भी केस के मामले में ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए जो कानून के भी खिलाफ हो और जो बादशाहत के वाला कर, मतलब ये राणा साहब की स्टेटमेंट अगर कोई बादशाह दे तो अच्छी लगती है, राणा साहब जैसा एक हार्ड कोर पॉलिटिकल वर्कर दे तो बहुत स्टे बन जाती है। और ये मतलब ऐसे लगता है ये वो राणा साहब हैं जो 26वीं तरमीम में से नहा के निकले हैं, वरना तो ये उनके शायाने शान ये बयान नहीं। लेकिन दुरानी साहब, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी पाकिस्तान में तो कुछ ऐसी रही भी है ना कि एक वॉर ऑफ ईगोज शुरू हो जाती है, और जब तक आप सरेंडर ना करें, पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी जो इस तरह के वाक़यात को करने के बाद एक्नॉलेजमेंट ना आए, तो फिर तब तक आपको माफ़ी भी नहीं मिलती। एक्सेप्टेंस की जो बात होती है कि यहाँ कबूलियत चलती है, मकबूलियत नहीं चलती है, तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन रियलिटी नहीं है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो फिलॉसफी ऑफ कबूलियत लाई गई है, ये खुद एक शिकस्त खुर्दा। देखें, मैं मानता हूँ बास चीजें जब इनेक्ट होती हैं उनकी ताकत, इनर्शिया इतना होता है कि वो जाहिरी तौर पे लगती हैं सारी चीजों के ऊपर से गुजर जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर दानिश उनके नीचे आ जाए, अगर दानिश्वर की जो दानिश है वो किसी ताकत के मरहून मिन्नत हो जाए और ताकत की डिस्टॉर्शन की एबिलिटी को करना शुरू कर दे, तो वहां से तो शिकस्त शुरू हो जाती है। तो मैं तो ये जो कबूलियत का जो एक फिलॉसफी है, ये खुद जो है ये इंसानियत की तौहीन है, ये जमहूरियत की तौहीन, ये आईने पाकिस्तान की तौहीन। लिहाजा ये अगर ये करेंगे भी, ये फिलॉसफीज जो है ये जितनी मर्जी रहे, लेकिन हक को अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि मैं जाके टक्कर मार दूंगा किसी से, लेकिन मैं अपने हक को से मुहज़्ज़ब तरीके से अच्छे मैं बयान कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बलूचिस्तान का मसला और वेस्टर्न बॉर्डर पर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर अब कहा यह जाता है कि तहरीक इंसाफ JUI मुज़ाकरात चाहती है, मिलिट्री ऑपरेशन को अपोज़ करती है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह कहा कि नवाज़ शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में बातचीत की जाए, तो फिर बातचीत का रास्ता क्या इख्तियार हो जाएगा, क्या इसको कंसेंसस तसव्वुर किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो JUI का मौलाना साहब का प्लान है कि ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी, क्या वो फॉर्मली PTI को मुकम्मल तौर पर ज्वाइन कर लेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए। इस पर बात करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद अली दुरानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। सबसे पहले तो मुल्क में जो दहशत गर्दी के वाक़यात में हमने एक इजाफ़ा देखा है रिसेंट पास्ट में, जिसमें बलूचिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो, एक्सफाटा के इलाके हों, वहाँ पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हुई। कौमी सलामती कमेटी का जो अलामिया आता है, अब इसमें एक हार्ड स्टेट बनाने की बात भी आर्मी चीफ़ ने की, जिसको मुख्तलिफ इंटरप्रेट किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। लेकिन एक तो PTI का इसमें शामिल ना होना, और दूसरा बलूचिस्तान के मसले के ऊपर या मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करना। आपको लगता है ये इंटरनल डिवाइड जब तक जारी रहेगी हम डील नहीं कर सकते टेररिज्म के इशू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है। इसमें एक पहलू जो सबसे अहम है वो है जिसका आर्मी चीफ ने खुद उस मीटिंग में जिक्र किया, और वो जो गवर्नेंस के गैप्स हैं।
आपने दुनिया भर में, मैं टेररिज्म का तालिब इल्म भी हूँ, हमने बहुत कम उम्र से इन तमाम चीजों को फेस भी किया है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी डिटरेंस जो होती है वो तो गवर्नेंस और सिविल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो टेररिज्म को के साथ कन्फ्रंट, मतलब अगर इसको आसान अल्फाज में कहें तो जो मुल्क चोरों को नहीं पकड़ सकता वो बाज़ औक़ात टेररिस्ट्स को पकड़ने में भी नाकाम रहता है। और मैं अगर आपने के हिसाब से देखें तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा टेंडेंसी है टेररिज्म की, लेकिन वहां की जो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के पैटर्न्स हैं वो वहां पे टेररिस्ट्स को सर उठाने के लिए नहीं देते। हमारे यहाँ जो पहला रीजन है टेररिज्म का वो ये है कि हमारी गवर्नेंस जो है उसमें इतने गैप्स हैं कि हम कच्चे और पक्के के डाकुओं को नहीं काबू कर सकते, हम अपने में चोरी को नहीं रोक सकते, तो हम टेररिज्म को भी उसी तरह नहीं रोक सकते कि पैसे के जोर पे कुछ भी किया जा सकता है। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जिसकी तरफ आपने निशानदेही की वो ये है कि इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए ये चीज बड़ी बुनियादी है कि पूरे मुल्क के अंदर कौमी सतह के ऊपर एक यकजहती और एकता का इजहार हो, जो कि डेफिनेटली नहीं हो रहा। और अभी जो मीटिंग हुई, हमने मीटिंग में देखा, देखें उसमें पहली बात तो ये है कि किसी पार्टी का शरीक ना होना, और जिस तरीके से उसको मीटिंग को किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने शुरू ही तनकीद से बात। दुरानी साहब, बलूचिस्तान के मसला आपने जिक्र किया, अब इसके ऊपर JUI फे की ओपिनियन देख लें, तहरीक इंसाफ की ओपिनियन देख लें, तो वो यही कहते हैं कि बातचीत मुज़ाकरात हल है, असल में ऑपरेशन हल नहीं है। यही बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने कोट कर दी कि नवाज शरीफ साहब की राय भी यही है कि बलूचिस्तान में मुज़ाकरात होने चाहिए। अब कहा तो यही जाता है कि नवाज शरीफ साहब पार्टी को अब भी रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो अगर उनकी राय भी ये है, मौलाना साहब की भी ये है, PTI की भी ये है, तो फिर कदगन क्या है? कदगन तो हुकूमत है। देखे ना, मियाँ साहब को अगर कोई बात करनी है तो उन्हें किसी कुलीग को बताने के बजाय प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहिए। बहन ही जो मौलाना है, मौलाना ने अभी इतनी बड़ी फेवर की है हुकूमत की, 26वीं आईनी तरमीम के दरमियान एक हमांगी पैदा की है, उन्हें भी चाहिए कि वो हुकूमत से बात करें। मतलब ये है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो डेफिनेटली हुकूमत ने करने। इवन हुकूमत का तो ये हाल है कि KPK की गवर्नमेंट जो है, जो कि अफगानिस्तान के साथ भी इंसिस्ट कर रही है, और जो इजलास हुआ था उसके अंदर भी अब हुकूमत का ये कहना है कि जी PTI मौजूद नहीं थी, उनका चीफ मिनिस्टर मौजूद था। मेरा ख्याल है सबसे बैलेंस बात उसी ने की है। इस वक्त उनकी पूरी कैबिनेट, उनके जो इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं मोहम्मद अली सैफ साहब, उन्होंने पूरा इनिशिएटिव लिया कि जी अफगानिस्तान के साथ अगर मरकजी सतह पे बात नहीं होती तो वो सूबाई सतह पे भी वो इस चीज को अमन के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। खुद मैं भी एम्बेसडर से भी मिला अफगानिस्तान के, वो बहुत ज्यादा वेलकम करना चाहते हैं KPK गवर्नमेंट को भी, क्योंकि उनके हमसाए हैं, वहां से एक ट्रेडिशनल रिलेशंस है उसके अंदर। लेकिन हर चीज के अंदर फॉरेन ऑफिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस वक्त के बाहर से बात हो सके। और बैन ही अपने अंदर भी अगर बात करनी होती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं और वो कब कोई इनिशिएटिव लेंगे? उनकी ड्यूटी सिर्फ दौरे करना, तनख्वाह बढ़ाना और चीनी की कीमत बढ़ाना है, या इसके अलावा भी उन्होंने कोई काम करना है? तो लेकिन आपने दुरानी साहब अफगानिस्तान की जो बात की है, अब उसमें एक आम राय तो ये है कि TTP के खिलाफ कार्रवाई करने पर रजामंदी जाहिर ही नहीं की जाती। हमने तोरखम बॉर्डर भी बंद करके देख लिया, हमने वहाँ एयर स्ट्राइक्स करके भी देख ली, तो इसके अलावा आप किस तरह इंगेज करें, उनसे क्या करें? देखिए, जहां तक सवाल है TTP का, TTP तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए भी एक दर्द सर है, उनके लिए भी इसे दर्द सर बनना चाहिए। लेकिन देखिए, बात दो तरह की है। एक तो यह है कि अगर तो आपने उसको ताकत से किसी चीज को डील करना है तो फिर और मामला है। अगर आपने निगोसिएशंस को भी ऐड करना है तो फिर निगोसिएशन के लिए तो आपको उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा ना। मतलब वो चाह रहे हैं कि जी आप अगर अभी मोहम्मद सादिक साहब गए हैं अगर काबुल, तो उसके अच्छे असरात आएंगे मेरा ख्याल है। इसी तरह से अगर सूबाई हुकूमत को भी इस चीज में एंगेज किया जाए तो वो मजीद अच्छे नताइज लेके आएंगे। आप मुत्तफिक हैं इस बात से, क्योंकि आप अफगानिस्तान को बहुत क्लोजली देख भी चुके हैं
कि गंडापुर साहब ने कहा कि मौलाना साहब की अब वो परसुएशन की वो ताकत नहीं है तालिबान को बिठाने की, ये मैं कर सकता हूँ काम अब। देखिए, मैं उनकी इस बात को, मेरे पास ये रीजन नहीं है कि मैं कहूँ वो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन नहीं। मैं कहता हूँ अगर मौलाना कर सकते हैं उन्हें भी करना चाहिए। मोहम्मद सादिक साहब जो है उनका अपना एक एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान का, वो भी कर रहे हैं, उन्हें भी करना चाहिए। और इसी तरह से KPK की गवर्नमेंट भी एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। इसलिए इस वक्त जहां जहां पर भी, और सबसे बड़ा मैं आपको एक फैक्टर बताऊं कि हमारा फॉरेन ऑफिस को तो जाके किसी तरीके से जगाना चाहिए कि भाई आप पाकिस्तान का एक इदारा है और सबसे इफेक्टिव एक वक्त में इदारा रह चुके हैं। तो अगर आपका फॉरेन ऑफिस इस वक्त जिंदा ही नहीं है और एक दौरा अभी तक जो है फॉरेन मिनिस्टर का अफगानिस्तान का नहीं हुआ, अफगानिस्तान से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, इवन जो बलूचिस्तान में एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट की खबरें आ रही हैं, जो डिफरेंट चीजें गैर ममालिक की इंटरफेरेंस के रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं, उनके ऊपर भी हमें एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है, हमें एक प्रोएक्टिव डायलॉग स्ट्रेटेजी की जरूरत है, हमें कौमी यकजहती की जरूरत है। दहशत के इतने बच्चों की मैं जब रात को देखता हूँ, फलां शहीद, मेजर शहीद, कैप्टन की बात, बच्चे हमारे बच्चे हैं ना। मैं तो हमारे तो वाकई तो ऐसी दुख उठा भी चुका हुआ हूँ करीब के दोस्तों के। तो मुझे तो रात में हमें तो नींद नहीं आती जब हम ये दुख देखते हैं। तो लेकिन अब है कि हुकूमत के हिसाब में ठंड है तो अब हम अफसोस तो होता है डेफिनेटली। ठीक है, इसकी यकीनन एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। मुल्क की सियासत की अगर बात करें, मौलाना साहब ने ये भी कहा कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म हो, सदर हो या वज़ीर दाखिला हो या पार्लियामान हो, अहल नहीं है, कोई ताकत नहीं है इनके पास। आपको लगता है कि अब फाइनली क्लियरली कैंप स्विच हो चुका है, मौलाना साहब अब तहरीक ही चलाएंगे? देखें जी, तहरीक तो मौलाना को भी चलानी चाहिए और सारों को चलानी चाहिए, और 26वीं तरमीम से देखें 26वीं तरमीम का आउटकम आप देख लें कि इस वक्त अदालतें जो है वो मुअत्तल हो चुकी हैं। इस वक्त जो है आपका मुल्क का आइन जो है वो सस्पेंडेड नजर आ रहा है। इस वक्त पीका की शक्ल में आपकी जो आजादियां हैं उनको सलब किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि इस, और उससे पहले जो इलेक्शंस हुए उनमें जिस किस्म की धांधली हुई, उनकी जो है सुनवाई जो अदालतें जिन्होंने करना था वो भी 26वीं तरमीम के तहत जो है वो सस्पेंड होकर रह गई। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक पूरी मुल्क की ऑपोजिशन को मौलाना समेत सबको मिलके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके पे अदलिया की बहाली के लिए और उसके साथ ही साथ जो है आइन की रेस्टोरेशन के लिए, अब आइन की, अब सिंध वालों का इस वक्त बहुत इशू बना हुआ है पानी का, वो इसके ऊपर बहुत टेस्ट करें। भाई CCI की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते आप? मतलब ये है कि एक उज़्व मुअत्तल बना के रखती है आइन को, और उस आइन के तहत कोई ना मतलब इसके इलेक्शन केसेस की सुनवाई ना ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, ना पता नहीं लगता कि किसी को नहीं पता कि मेरा केस कहाँ जाना है। ठीक है, लेकिन दुरानी साहब, फॉर द टाइम बीइंग मौलाना साहब साथ साथ PTI पर भी उस तरह ट्रस्ट तो नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं असल क़यादत उनकी जेल में है और बाकी क़यादत में यकसुई नहीं है, वो एक पॉइंट पर नहीं है। तो अगर वो हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं, इससे हम ये कैसे अस्यूम करें कि वो PTI के साथ जाने के लिए, एक कंटेनर पे आने के लिए तैयार हो गए हैं? देखें, PTI के साथ इस वक्त एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल अलायंस बन गया, और मैं तो सच्ची बात है कि प्रैक्टिकल अलायंसेस पे यकीन रखता हूँ। और ये जो गुफ्तन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन और कंटेनर पॉलिटिक्स जो है वो तो एक खास माहौल की पॉलिटिक्स थी। उसका जो पहला जो इनिशिएटिव हमें नजर आया वो उमरकोट में नजर आया, जिसमें PTI और GDA ने मिलके अपना कैंडिडेट फील्ड कर दिए और वो हुकूमत के मुकाबले में हाथों में हाथ डाल के खड़े हो गए। मैं मुस्तकबिल में जो अपोजिशन देख रहा हूँ वो अपोजिशन होगी जो आइंदा हर मैदान में हुकूमत के मुकाबले में मुत्तहिद होके खड़ी होगी और नए इलेक्शंस के लिए वो अपनी कैंपेन शुरू। इस वक्त मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, ना पार्लियामेंट मुकम्मल है, ना असेंबली मुकम्मल है, ना हुकूमत मुकम्मल है, इसलिए और आइन भी मुअत्तल है। ऐसी सूरत हाल में वो पार्टियां जो वाकई हुकूमत की इन कमजोरियों के खिलाफ
प्रोटेस्ट करना चाहती है। प्रोटेस्ट मैं उस प्रोटेस्ट पे यकीन नहीं रखता कि कानून हाथ में ले लो, जनाब धरना दे दो और सड़क पे बैठ जाओ और सिविलाइज तरीके से। हाँ, जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं, आप इलेक्शन रिंग करें, आप अपने प्रोटेस्ट करें। आप अब देखा मीडिया पे पाबंदी लग गई, कोई सियासतदान नहीं बोल रहा, चुप करके बैठे हुए। भाई कोई दुआ खुदा की है, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, कोई नहीं बोल रहा, सब चुप करके बैठे हुए, एक खाने से उठते दूसरे खाने पे चले जाते हैं। ये कौन से प्रोटेस्ट का तरीका है? ठीक है, इस पे फाइनली एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूँगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर सिद्क़े दिल से आप माफ़ी मांग लें तो फिर आपकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। इस पर ज़रा कमेंट कर दें कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स अपोलोजाइज़ करेगा और सारा अदालती निज़ाम दरवाजे खोल देगा जेल के। देखिए, राना साहब तो क्योंकि हमारे तो पसंदीदा किरदार हैं, लेकिन राना साहब के मुंह से ये बात जेब नहीं देती, क्योंकि जितना उन्होंने जुल्म से सहा हुआ है एक झूठे केस, उसके बाद उन्हें किसी भी केस के मामले में ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए जो कानून के भी खिलाफ हो और जो बादशाहत के वाला कर। मतलब ये राना साहब की स्टेटमेंट अगर कोई बादशाह दे तो अच्छी लगती है, राना साहब जैसा एक हार्ड कोर पॉलिटिकल वर्कर दे तो बहुत इस्ते बन जाती है। और ये मतलब ऐसे लगता है ये वो राना साहब हैं जो 26वीं तरमीम में से नहा के निकले हैं, वरना तो ये उनके शायाने शान ये बयान नहीं। लेकिन दुरानी साहब, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी पाकिस्तान में तो कुछ ऐसी रही भी है ना कि एक वॉर ऑफ ईगोज शुरू हो जाती है, और जब तक आप सरेंडर ना करें पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी जो इस तरह के वाक़यात को करने के बाद एक्नॉलेजमेंट ना आए, तो फिर तब तक आपको माफ़ी भी नहीं मिलती। एक्सेप्टेंस की जो बात होती है कि यहाँ कबूलियत चलती है, मकबूलियत नहीं चलती है, तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन रियलिटी नहीं है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो फिलॉसफी ऑफ कबूलियत लाई गई है, ये खुद एक शिकस्त खुर्दा। देखें, मैं मानता हूँ बास चीजें जब इनेक्ट होती हैं उनकी ताकत, इनर्शिया इतना होता है कि वो जाहिरी तौर पे लगती हैं सारी चीजों के ऊपर से गुजर जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर दानिश उनके नीचे आ जाए, अगर दानिश्वर की जो दानिश है वो किसी ताकत के मरहून मिन्नत हो जाए और ताकत की डिस्टॉर्शन की एबिलिटी को करना शुरू कर दे, तो वहां से तो शिकस्त शुरू हो जाती है। तो मैं तो ये जो कबूलियत का जो एक फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी खुद जो है ये इंसानियत की तौहीन है, ये जमहूरियत की तौहीन, ये आईने पाकिस्तान की तौहीन। वेरी ट्रू। ये अगर ये करेंगे भी, ये फिलॉसफीज जो है ये जितनी मर्जी रहे, लेकिन हक को अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि मैं जाके टक्कर मार दूंगा किसी से, लेकिन मैं अपने हक को से मुहज़्ज़ब तरीके से अच्छे मैं बयान कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।